एग्जाम्पल नंबर 4, एज यूजल 2 साल के बैलेंस शीट आपको दी गई है, दैट इज़ 1 जनवरी 2009 टू 31 दिसंबर 2009। 2 साल की आपको बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है यहाँ पे, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ एडजस्टमेंट भी सॉल्व करने हैं, जिसके बेस पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पूरा बैलेंस शीट 1 बाय 1 पढ़ेंगे और कौन सी एक्टिविटीज़ कहाँ पे लिखनी वो आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो लिख के ही रखा है मैंने ऑलरेडी, देखो वहाँ पे। तो फटाफट पहले देख लेते, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, शेयर प्रीमियम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जनरल रिजर्व, तो मैंने आपको नोट्स भी लिखवाया था कि ऑल रिजर्व एंड सरप्लस आर रिटर्न इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द ईयर। जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो सारे कहाँ पे लिखने हमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस के टाइटल में आते हैं, तो उसको हमें लिखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर डिबेंचर, वंस अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और उसके बाद देखो दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो क्रेडिटर्स याद करो मैंने क्या लिखवा था आपको जब एक्टिविटीज़ पढ़ाई थी तब, ऑल करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर रिटर्न इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वो हमें कहाँ पे करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। फिर वंस अगेन देखो प्रोविज़न है, तो प्रोविज़न मैंने एज यूजुअल आपको बताया दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑल रिजर्व एंड प्रोविजन आर रिटर्न इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, तो उसमें मैंने 2 एक्टिविटीज़ लिखी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब सॉल्व करेंगे तब। उसके बाद देखो दैट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, तो तीनों क्या है स्टूडेंट, दैट इज़ फिक्स असेट। तो फिक्स असेट रिलेटेड सारी एंट्रीज हम कहाँ पे लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो आई लिख दिया तीनों जगह पे। फिर स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बोथ आर करंट असेट्स एंड करंट असेट्स आर रिटर्न इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो मैंने ओ लिख दिया। और बैंक बैलेंस आपको क्या करना है, लास्ट में आपका आंसर टैली करने के लिए आपको हेल्प करेगा कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही या गलत, इसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जब भी एग्जाम्पल आप कैलकुलेट करो कि बैलेंस शीट पूरा ध्यान से रीड कर लो, कौन सी अमाउंट कौन सी एक्टिविटीज़ में लिखनी है वो आइडेंटिफाई कर लो सबसे पहले। देयर आफ्टर एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट आपको दिए होंगे तो वो भी आपको क्या करना है, टिक मार्क कर लेने वहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन के 3 एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको दिए गए, देखो ये रहे। तो मैंने क्या किया, उसको रेड कलर से यहाँ पे टिक मार्क कर लिया कि ये तीनों एंट्रीज हम डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करेंगे, पर इसके एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो फाइनल इफेक्ट आएगा वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप था एग्जाम्पल कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड स्टेप क्या है आपका, दैट इज़ आपको करना क्या है कि ये स्टेटमेंट फिक्स रहेगा, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई भी एग्जाम्पल कैलकुलेट करो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट जो है आपका फिक्स रहेगा और इसी स्टेटमेंट के हिसाब से आपको जाना है। ये स्पेसिफाइड स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो आपको क्या करना है, ये पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेना। देखो इस तरह से, ये मैंने क्या किया, पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। फिर 1 बाय 1 हमें क्या करना है, एंट्रीज करनी है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, आप असेट्स बैलेंस शीट में देखो, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल इन जनवरी 2009 इट वाज 3 लाख रुपीज़ एंड इन दिसंबर 2009 करंट ईयर में कितना होगा, 3,50,000। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इंक्रीज कब होता है, जब आप इश्यू करते हो, और जब शेयर कैपिटल या शेयर आप इश्यू करते हो तो कंपनी में क्या आएगा, पैसे आएंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल करके हमें कहाँ पे लिखना है, देखो मैंने ऐप ऑलरेडी लिख के रखा है, यू हैव टू राइट इट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और डिफरेंस लिखना है हमें, वो भी याद रखना है कि आपको ना तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिखना है दैट इज़ 3 लाख, ना तो आपको करंट ईयर का बैलेंस लिखना है दैट इज़ 3,50,000। दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉर्मली लिखते हैं। तो 50,000 प्लस लिखेंगे हम कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, दैट इज़ फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे 3,50,000 बैलेंस था माइनस 3 लाख, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ 50,000। अब प्लस में रखेंगे क्योंकि शेयर्स कैपिटल इश्यू किया है तो पैसे आएंगे। अदरवाइज मैंने गोल्डन रूल्स बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, याद करो एग्जाम्पल नंबर 1 में। देखो ये रहा, हाईलाइट किया है मैंने, देखो यहाँ पे गोल्डन रूल्स
कि प्लस सर पता नहीं चल रहा है हमें कॉन्सेप्चुअली कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो प्लस रखे या माइनस रखे, तो क्या करना है, ये गोल्डन रूल से देखो असेट साइड जब भी आप देखो, मतलब ये वाला जब भी सॉल्व करो यहाँ पे असेट्स वाला पोर्शन, तो क्या करना है, ये रूल्स याद रखना है आपको, दैट इज इंक्रीज इन असेट्स तो माइनस कर देना है, डिक्रीज इन असेट्स तो वो डिफरेंस वाला अमाउंट प्लस करना है। फिर जब आप लायबिलिटीज वाला पूरा भी साइड ये सॉल्व करो तब क्या करना है, यू हैव टू प्लस इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड माइनस डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो ये रूल्स याद रख के भी वो एंट्रीज कर सकते हो। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल क्या है, ये रहा कि सर शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुआ है, और शेयर कैपिटल तभी इंक्रीज होता है जब इश्यू करते हैं, और शेयर कैपिटल इश्यू करने से कैश आएगा, तो उस तरह से भी आप प्लस लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 50,000 प्लस लिखे। नेक्स्ट देखो शेयर प्रीमियम, तो प्रीवियस ईयर में बैलेंस था ही नहीं, दैट इज जीरो, फिर कितना होगा 30,000। तो शेयर प्रीमियम भी इंक्रीज कब होता है, जब शेयर कैपिटल इश्यू किया होगा उसके साथ शेयर प्रीमियम भी कलेक्ट किया होगा। तो वंस अगेन रूल्स के हिसाब से जाए तो लायबिलिटी साइड में कोई अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस करते हैं, और कहाँ पे लिखना है वो तो ऑलरेडी हम स्पेसिफाई कर चुके हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे दैट इज शेयर प्रीमियम कलेक्टेड, अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे 30,000, प्रीवियस ईयर में बैलेंस तो ज़ीरो था तो माइनस ज़ीरो, तो वंस अगेन यहाँ पे लिखेंगे 30,000, और वो भी प्लस रखेंगे। रूल्स के हिसाब से याद रखो तो भी, या फिर कॉन्सेप्चुअल याद रखो तो भी, दो ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद देखो दैट इज नेक्स्ट अमाउंट क्या है, जनरल रिजर्व 45,000 एंड 65,000। तो जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर अगर इंक्रीज हो रहे हैं, या कोई भी रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो स्टूडेंट रिजर्व एंड प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज कब होते हैं, जब उसी साल के प्रॉफिट में से अगर कुछ प्रॉफिट का पोर्शन उसमें आप ट्रांसफ़र करते हो। कि अगर फॉर एग्जांपल कि कंपनी का प्रॉफिट अभी 10,000 है और जनरल रिजर्व में अभी 5,000 है, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर 10,000 में 5,000 ट्रांसफ़र कर दिए रिजर्व में, तो क्या होगा, प्रॉफिट का अमाउंट 5,000 हो जाएगा और रिजर्व का बैलेंस कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो उसी तरह से जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ अमाउंट पोर्शन का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया होगा। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट याद रखने के लिए एक सिंपल एग्जांपल याद रखो कि मेरे लेफ्ट पॉकेट में फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ है, उसमें से 300 रुपीज़ मैं अपने राइट पॉकेट में रख देता हूँ। तो अभी तो पैसे तो मेरे पास ही है, पर मैंने क्या किया, एक जगह से वो पैसे दूसरी जगह पे रख दिए, अभी भी 500 रुपीज़ ही है मेरे पास। तो उसी तरह से कंपनी में क्या है कि प्रॉफिट इतना, कुछ पोर्शन प्रॉफिट हो रहा था कुछ अमाउंट का, और उसमें से कुछ क्या किया, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बात तो एक ही है, वो पैसे कंपनी के बाहर तो गए ही नहीं। तो ऐसे एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। और ऐसे सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन हमें क्या करने पड़ते हैं, प्रॉफिट में वापस ऐड करने पड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखेंगे इस साइड, क्या लिखेंगे, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व डिफरेंस दैट इज 65,000 माइनस 45,000, तो अमाउंट आएगा यहाँ पे 20,000। नेक्स्ट देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखना है 30,000 एंड 80,800। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो वो अमाउंट इंक्रीज हुआ है। तो वो तो हम यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट टाइटल हमारा होता है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, दैट इज नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,800 माइनस 30,000, तो 50,800 लिख दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट देखो दैट इज 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर में देखो पहले अमाउंट कितना था, जीरो, फिर कितना होगा 70,000। तो ड्यूरिंग द ईयर क्या किया होगा, डिबेंचर इश्यू किए होंगे, तभी तो वो अमाउंट जीरो से लेकर 70,000 होगा है। तो डिबेंचर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारे एंट्रीज हम कहाँ पे करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, और ऑलरेडी हम स्पेसिफाई कर चुके देखो यहाँ पे। तो लिखेंगे हम इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे, तो लिखते हैं दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करें, वेट, डिफरेंस फाइंड आउट करें तो 70,000 माइनस ज़ीरो, प्रीवियस ईयर का बैलेंस ज़ीरो। तो इश्यू किया है तो वंस अगेन 70,000 हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, क्योंकि इश्यू करने से, डिबेंचर इश्यू करने से कैश आएगा बिजनेस में। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स
85,000 एंड 90,700, तो लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, और पहले कितना था 85,000, फिर कितना होगा देखो दैट इज 90,700, तो लायबिलिटीज इंक्रीज हुए। तो देखो इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस लिखा है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज माइनस, इंक्रीज इन असेट्स माइनस, डिक्रीज इन असेट्स प्लस। तो ये रूल्स के हिसाब से भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे, तो देखो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो 90,700 माइनस 85,000 कितना अमाउंट आएगा स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लेते। देखो 90,700 माइनस 85,000, तो डिफरेंस आ रहा है 5,700, तो फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट उसके बाद देखो दैट इज़ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड। अब उसका मुझे आपको क्या करवाना है, वो नोट्स लिखवाना है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अगर आपको बैलेंस शीट में दिया है तो आपको करना क्या है, तो उसमें देखो दो एंट्रीज, दो आपको कंडीशन में पढ़ना है कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट में दिया है और उसका एडजस्टमेंट गिवन है। यहाँ पे क्या है देखो दैट इज़ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन आपको दिया है बैलेंस शीट साइड, और इसका एडजस्टमेंट दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो दो अलग अलग वे से उसका कैलकुलेशन होगा कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट में आपको गिवन है एज वेल एज उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन रिलेटेड एडजस्टमेंट भी प्रोवाइडेड है, तब वो अलग तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। और सिर्फ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट में दिया है पर उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है, तो भी उसको अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों केसेस आपको लिख देने एज अ नोट्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, दैट इज़ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो ए में क्या किया है, व्हेन एडजस्टमेंट इज गिवन, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट में प्रोवाइडेड है, उसके साथ साथ एडजस्टमेंट गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो एडिशनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, देन यू हैव टू प्रिपेयर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। पर सेकंड क्या है कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट आपको बैलेंस शीट में गिवन है पर एडजस्टमेंट नहीं दिया आपको। देखो व्हेन एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन, तो ये वाला पोर्शन स्टूडेंट जब हम नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट एग्जाम्पल में आएगा कि जब आपको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिया होगा एंड एडजस्टमेंट दिया होगा, तब ये पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पोर्शन में। पर अभी क्या हम बी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन इज गिवन इन बैलेंस शीट बट नो एडजस्टमेंट इज गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो उस केसेस में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखवा था आईटीएम में वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा था। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम्पल में प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी प्रोवाइडेड है और करंट ईयर का बैलेंस भी प्रोवाइडेड है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस किसे बोलते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दैट इज़ 22,500, दैट इज़ प्रीवियस ईयर बैलेंस। करंट ईयर का बैलेंस दैट इज़ 40,500। तो दोनों की एंट्री कहाँ पे करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही करनी है। पर किस तरह से करनी है, देखो करंट ईयर का बैलेंस है वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर कंसिडर करके आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वापस ऐड कर देना है। तो ये नोट लिख देना स्टूडेंट, ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन नंबर ए, व्हेन एडजस्टमेंट इज गिवन देन यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो कॉन्सेप्चुअली विद एग्जाम्पल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। बट अभी बी कंडीशन एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे कि बैलेंस शीट में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट गिवन है और कोई एडजस्टमेंट आपको दिया नहीं है उसके रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो इस तरह से सॉल्व होगा। तो क्या करना है, देखो करंट ईयर का बैलेंस है दिसंबर 2009 का, वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर कंसिडर करके आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेना है। और ये सारे स्टूडेंट क्या है, दैट इज एजम्पशन, ये आपको एजम्पशन करना है, बुक में भी यही लिखा है। तो एज्यूम क्या करना है, करंट ईयर का बैलेंस को नॉन कैश एक्सपेंडिचर एज्यूम करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वापस ऐड कर दो, और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो पे हो चुका है, दैट इज टैक्स पेड करके वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिख दो। तो अभी देखो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है स्टूडेंट, 22,500। यहाँ पे देखो 22,500। तो नोट्स के हिसाब से क्या करना है आपको, वो पेड हो चुका है ऐसा आपको एज्यूम कर लेना है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस पेड, इस तरह से भी याद रख सकते हो, प्रीवियस ईयर बैलेंस पेड, करंट ईयर बैलेंस
वापस ऐड कर देना है। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस को आपको क्या एज्यूम करना है, टैक्स पेड। तो टैक्स पेड हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखो ये रहा, लेस इनकम टैक्स पेड, सबसे लास्ट वाला यहाँ पे स्ट्रैप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इस एग्जांपल में हम क्या करें, एज्यूम टू बी पेड, और लिखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर बैलेंस। प्रीवियस ईयर का बैलेंस है दैट इज 22,500, और करंट ईयर का बैलेंस क्या करना है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर कंसिडर करके वापस ऐड कर देना है दैट इज 40,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और ये बैलेंस कौन सा है, दैट इज करंट ईयर का बैलेंस। लिखेंगे यहाँ पे दैट इज 40,500। अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तब ये मेथड यूज़ करना है, एडजस्टमेंट गिवन है तो कैसे सॉल्व करना है, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद देखो प्रपोज डिविडेंड, तो सेम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो सॉल्व किया उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो पहले देखो नोट्स लिख देते हैं हम कि एग्जाम्पल में प्रपोज डिविडेंड दिया हो तो चाहे स्टूडेंट उसका एडजस्टमेंट गिवन हो या दिया हो या ना दिया, वो आपको अलग से ही लिखना है। आपको कुछ एग्जाम्पल में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला होगा कि डिविडेंड पेड ऑफ ₹20,000 इन कैश, तो आपको क्या करना है कि आप ये नहीं करोगे प्रपोज डिविडेंड अकाउंट प्रिपेयर करोगे, उसमें ऑलवेज क्या करना है कि प्रपोज डिविडेंड का एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिया या नहीं दिया है, और प्रपोज डिविडेंड आप एक ही मेथड से सॉल्व करोगे, दैट इज प्रीवियस ईयर का बैलेंस है तो यहाँ पे क्या करना है, हम देखो करंट ईयर, करंट ईयर का बैलेंस है वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर कंसीडर करके वापस ऐड कर दो, और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है ये वाला उसको क्या करो, एज्यूम टू बी पेड। तो जैसे हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सॉल्व किया उसी तरह से ये है, देखो प्रीवियस ईयर का बैलेंस एज्यूम टू बी पेड करके लिख देना है, और करंट ईयर का बैलेंस क्या करना है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर कंसीडर करके वापस ऐड कर देना है। तो जब आप डिविडेंड पेड करते हो तो वो तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लिखना पड़ेगा, बिकॉज डिविडेंड पेड क्यों करना पड़ता है, जब आप कंपनी नए शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें। तो यहाँ पे लिखे इश्यू ऑफ यहाँ पे क्या लिखना है, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और यहाँ पे लिखेंगे एज्यूम किया कि पेड कर दिया है, और वो अमाउंट कितना था वहाँ पे देख लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड में प्रीवियस ईयर का बैलेंस पेड तो 30,000, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे। अब वो माइनस में लिखना पड़ेगा हमें, देखो यहाँ पे मैंने माइनस में लिखा है बिकॉज डिविडेंड पेड किया है तो वो माइनस में लिखा जाएगा। और करंट ईयर का बैलेंस कितना है यहाँ पे देखो, वंस अगेन दैट इज 35,000, उसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर एज्यूम करके वापस क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज प्रपोज डिविडेंड, और ये क्या है, करंट ईयर का है, करंट ईयर का बैलेंस दैट इज 35,000, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों नोट स्टूडेंट आपको याद रखने, देखो वंस अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर आपको बैलेंस शीट में दिया है तो सबसे पहले आपको देखना है कि सर उसका एडजस्टमेंट गिवन है। अगर एडजस्टमेंट गिवन है देन यू हैव टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, और इसके हिसाब से एंट्रीज करनी है। पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बैलेंस शीट में गिवन है पर आपको एडिशनल एडजस्टमेंट दिया नहीं है, तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो हो आपके बैलेंस शीट में उसको पेड कर दिया, टैक्स पेड करके एज्यूम करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख दो, और करंट ईयर का बैलेंस नॉन कैश एक्सपेंडिचर एज्यूम करके वंस अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिख दो। प्रपोज डिविडेंड में क्या करना है कि वंस अगेन एजम्पशन तो वहीं लेना है कि प्रीवियस ईयर का पेड किया ऐसा एज्यूम करो, तो डिविडेंड पेड तो वो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। पर करंट ईयर का आप क्या एज्यूम करो, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, और नॉन कैश एक्सपेंडिचर तो सारे कहाँ पे लिखते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन लिखे, अगर आपको पता हो तो देखो यहाँ पे दैट इज एक बैलेंस आप कहाँ पे लिखते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखते हो, और एक बैलेंस कहाँ पे लिखते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, एजम्पशन के बेस पे। उसके बाद देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, तीनों में आपको एडजस्टमेंट दिया है। तो याद रखना स्टूडेंट, जब भी आप कोई एडजस्टमेंट दे
तो उसके रिलेटेड आपको एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और एडजस्टमेंट के हिसाब से जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी और उसके बाद आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसकी एंट्री कर सकते हो। कि अभी तक हमने क्या किया, देखो लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड ये सारा हमने सॉल्व कर लिया, पर हमने कभी भी एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया। क्यों? बिकॉज जब एडजस्टमेंट है ही नहीं, देन व्हाई वी प्रिपेयर एडिशनल अकाउंट। डायरेक्टली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में एंट्री कर लेंगे, पर जब भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो, उस पर कुछ एडजस्टमेंट सॉल्व करने हो, तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, उसका एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करके फाइनल एंट्रीज आपको देनी पड़ेंगी वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो क्या करना है, तीनों अकाउंट प्रिपेयर कर लेना एक साथ। देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए तीनों अकाउंट, और तीनों अकाउंट के मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिए। देखो यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो क्या है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट पे एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पे एडजस्टमेंट है, एंड फर्नीचर अकाउंट पे भी एडजस्टमेंट है, और उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। सबसे पहले ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, ये सबसे पहले आपको करना है। तीनों देखो प्रिपेयर कर लिए मैंने, ओपनिंग क्लोजिंग। और असेट से तो ऑब्वियस पता है आपको कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। देखो 2,30,000, 3,90,000, 85,400, 1,40,000, 5,500 एंड 6,500। फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो एडजस्टमेंट में क्या दिया सबसे पहले, देखो दैट इज डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तीनों फिक्स असेट पे, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो देखो क्या है यहाँ पे, उसकी जर्नल एंट्री करो। कॉन्सेप्चुअल हम पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री करो उसके आप कर दो। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 60,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। इस तरह से हम एंट्री करते। अब जर्नल एंट्री लिखना कंपलसरी नहीं है, पर एंट्री यही होगी कि डेप्रिसिएशन अगर लैंड एंड बिल्डिंग पे कैलकुलेट करना है तो जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 60,000। अब ये जर्नल एंट्री के बेस पे हम क्या करेंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों इफेक्ट देंगे। कि जब भी कोई एडजस्टमेंट सॉल्व करो तो डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट दोनों देनी पड़ेगी जर्नल एंट्री करके, तभी आपका आंसर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो फर्स्ट हमने क्या एंट्री किया, देखो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर कि ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट में से आप रिड्यूस तो करते हो, पर वो प्रॉफिट का अमाउंट उससे कम नहीं होता। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर हम फर्स्ट स्टेप में ऐड कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000। और दूसरी एंट्री क्रेडिट वाली क्या की, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन, दैट इज 60,000। तो डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्रीज थी, लैंड एंड बिल्डिंग का एक ही एडजस्टमेंट था, हमने सॉल्व कर लिया। अब आप लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्लोज कर सकते हो। तो देखो 60,000 एंड 3,90,000, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज 4,50,000। देखो इज इक्वल टू 60,000 प्लस 3,90,000, तो आपका आंसर आया 4,50,000। वही 4,50,000 आप सामने ले जाओगे, फिर 4,50,000 में से 2,30,000 माइनस करोगे, तो आंसर आएगा 2,20,000। अब ये बैलेंसिंग अमाउंट किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कब होता है, जब कंपनी नया लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करती है, तभी तो देखो रूल्स के हिसाब से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ऐसी जर्नल एंट्री होगी। और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट किस केसेस में होता है, 2 केसेस में, जब उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है तब, और जब वो ड्यूरिंग ईयर कंपनी सेल करती है तब। तो याद रखना स्टूडेंट ये रूल्स कि बैलेंसिंग अमाउंट कोई भी फिक्स असेट का अगर डेबिट साइड आता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ परचेज। बैलेंसिंग अमाउंट कोई भी असेट्स का, फिक्स असेट का, अगर वो क्रेडिट साइड आता है तो दैट इज सेल ऑफ सो एंड सो फिक्स असेट। तो यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड आ रहा है तो उसको हम क्या कंसिडर करके परचेज। तो यहाँ पे लिखते हैं टू कैश और बैंक, बिकॉज परचेज किया होगा कंपनी ने तो कैश या बैंक थ्रू पेमेंट तो किया होगा 2,20,000 का। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ये क्या है, दैट इज परचेज फाइंड आउट किया, परचेज। तो हमने और एक अमाउंट फाइंड आउट किया कि बैलेंसिंग अमाउंट के एंट्रीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको देनी पड़ेगी, दैट इज
परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हम कहाँ पे लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सामने, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फाइंड आउट किया और परचेज किया तो माइनस में लिखना पड़ेगा 2,20,000। देखो उसके बाद सेम मेथड फॉलो करनी है प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर पे। देखो प्लांट एंड मशीनरी 50,000, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 50,000। तो डेप्रीसिएशन वाले एंट्री ऊपर लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000 और सेकंड एंट्री क्रेडिट वाली एंट्री लिखेंगे हम पर्टिकुलर अकाउंट, बिकॉज वो अकाउंट हमने प्रिपेयर करके रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन 50,000। अब एक ही एडजस्टमेंट था, हमने सॉल्व कर लिया, अब अकाउंट क्लोज करते हैं, तो देखो यहाँ पे आंसर रहेगा इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,40,000, तो आंसर आएगा 1,90,000। और यही अमाउंट हम क्या करते हैं, सामने ले जाते हैं 1,90,000। अब डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस में इज इक्वल टू 1,90,000 माइनस 85,400, तो आंसर आ रहा है 1,04,600। फिक्स असेट में बैलेंसिंग अमाउंट अगर डेबिट साइड आता है दैट इज़ परचेज, अगर बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट साइड आता है दैट इज़ सेल्स। तो यहाँ पे 1 सेकेंड लिखेंगे टू बैंक और कैश और ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज। तो हमने ये क्या फाइंड आउट किया एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करके कि कंपनी ने 1,04,600 रुपीज़ का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया होगा ड्यूरिंग द ईयर। तो परचेज करते वो यहाँ पे लिखते, तो लिखेंगे 1 सेकेंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज किया है तो अमाउंट माइनस में आएगा 1,04,600। देखो ये सारी अमाउंट में माइनस में लिख रहा हूँ, ये परचेज वाली। उसी तरह से थर्ड क्या है, फर्नीचर पे 1,200 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिख देते दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,200। उसके बाद क्रेडिट वाली एंट्री फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकेंड दैट इज बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट 1,200, तो आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज 7,700। सेम लिख देते हैं यहाँ पे 7,700। तो बैलेंस अमाउंट कितना आएगा, देखो इज इक्वल टू 7,700 माइनस 5,500 2,200। वंस अगेन यही आएगा, परचेज किया है, बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड आ रहा है, तो देखो लिख दिया मैंने यहाँ पे दैट इज परचेज। और वो भी एंट्री यहाँ पे करनी है एज यूजुअल, लिखेंगे यहाँ पे परचेज ऑफ फर्नीचर अमाउंट माइनस में लिखेंगे 2,200। तीनों एंट्रीज कर ली, एडजस्टमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट देखो स्टॉक देखो ड्यूरिंग देयर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स करंट असेट्स इंक्रीज हो रहा है, असेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो वो माइनस साइड लिखेंगे हम। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखते हैं करंट असेट करंट लायबिलिटीज रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है वो, तो लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन करंट असेट्स में इंक्रीज इन स्टॉक। डिफरेंस लिखना है, तो देखो स्टॉक कितना आपको प्रोवाइडेड यहाँ पे 95,700 माइनस कितना है दैट इज 82,400। तो डिफरेंस वाला अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 95,700 माइनस 82,400, तो अमाउंट आ रहा है 13,300। लास्ट दैट इज सन्ड्री डेटर्स 75,000 एंड 80,500, तो वो भी यहाँ पे आएगा। इंक्रीज इन करंट असेट्स में इंक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन डेटर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे अमाउंट दैट इज 85,500 माइनस 75,000, तो डिफरेंस यहाँ पे लिख देते इज इक्वल टू
85,500 माइनस 75,000, तो आंसर आ रहा है वेट 85,500 माइनस 75,000 इज 10,500। तो पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट। देखो सारा एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस और माइनस बहुत ही आराम से करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी वहाँ। तो देखो पहला नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिख दिया हमने, फिर उसके बाद वाला टाइटल क्या है, ऐड। तो पहले क्या करेंगे, ये सारी अमाउंट हम आउटर कॉलम में निकालेंगे यहाँ, तो वो अमाउंट निकाल दो। देखो इज इक्वल टू सम, ये सारी अमाउंट का टोटल कर लेते हैं हम। 2,06,700। फिर 50,800 के बाद ये टाइटल क्या है, देखो ऐड लिखा है, तो ये अमाउंट ऐड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 50,800 प्लस 2,06,700, तो आंसर आ रहा है 2,57,500। फिर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया नहीं, तो यू कैन पुट हियर 0, और वही सेम अमाउंट क्या करेंगे, लिख देंगे ऊपर वाले 2,57,500। फिर ये अमाउंट एक ही है तो आउटर कॉलम में निकाल दे। ये देखो 5,700 वाला 5,700। उसके बाद देखो प्रीवियस स्टेप का आंसर क्या है, 2,57,500। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ऐड लिखा है, तो वो ऐड के हिसाब से यहाँ पे हम ऐड करेंगे इज इक्वल टू 2,57,500 प्लस 5,700, तो आंसर आ रहा है 2,63,200। उसके बाद ये पहले आउटर कॉलम में अमाउंट निकाल देते हैं दोनों। देखो इज इक्वल टू 13,300 प्लस 10,500, तो आंसर आ रहा है 23,800। फिर प्रीवियस स्टेप का आंसर देखो 2,63,200। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, माइनस लिखा है, तो ये अमाउंट में से ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 2,63,200 माइनस 23,800, तो आंसर आ रहा है 2,39,400। फिर इनकम टैक्स पेड माइनस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 2,39,400 माइनस 22,500, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, देखो 2,16,900। उसके बाद ये तीनों आउटर कॉलम निकालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू सम देखो 3,26,800, ये अमाउंट निकाले हमने आउटर कॉलम में, और यही आपका आंसर रहेगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटीज़ बी लिख दिया, यहाँ पे हमें लिखना है एक्टिविटीज़ ए का फाइनल आंसर ये रहा। उसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अमाउंट आउटर कॉलम में निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो इज इक्वल टू दैट इज़ 1,20,000, और यही फाइनल आंसर रहेगा इज इक्वल टू 1,20,000। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ तक। ओके, फिर नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, तो नेट कैश इनफ्लो कितना हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी और सी का फाइनल आंसर का हमें टोटल करना है, तो इज इक्वल टू फिर सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाला 2,16,900 प्लस 3,26,800 प्लस 1,20,000। तो देखो स्टूडेंट आपका आंसर कितना आ रहा है 10,100, और यही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनल आंसर, यहाँ से आप टैली कर सकते हो। देखो बैंक बैलेंस कितना दिया है 34,200 एंड 44,300, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। एट द एंड यहाँ पे आपको बैलेंस दिया 44,300 और 34,200 ओपनिंग बैलेंस 34,200, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो भी प्लस आंसर आएगा। देखो डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, इज इक्वल टू 34,000 माइनस 34,200, देखो 10,100, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे टैली कर है। फाइनल आंसर ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिविटीज़ का इनफ्लो आ रहा है, तो यहाँ पे भी इनफ्लो ही हो रहा है। देखो 34,200 फिर 10,100 ऐड करोगे तब आपका क्लोजिंग बैलेंस टैली हो जाएगा 44,300। तो यहाँ से आउटफ्लो हम रिमूव कर लेते हैं, बिकॉज ये इसको हम बोल सकते हैं इनफ्लो। माइनस में आंसर आए तो आउटफ्लो,
प्लस में आंसर आए तो आपको क्या लिखना है, इनफ्लो लिखना है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इनफ्लो आउटफ्लो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, पर अभी प्लस में आंसर आ रहा है 1,20,000, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और ये कौन सी एक्टिविटीज़ है, थर्ड एक्टिविटी, दैट इज सी लिखेंगे हम इसको यहाँ।